Good morning, student. Welcome in your bio class, class 9th A, B, C, D. This lecture for all four section A, B, C, D. So, student, before we start our lecture, we will discuss about question paper. There are so many students have so many problem or many problem in their question paper. So, why I cut marks and why you get less marks, that I will discuss with you. So according question wise I will take each and every questions. So first in biology portion there are total marks is 27 and paper is divided in A, B, C and D, 4 section. कितने सेक्शन में डिवाइड था? 4 सेक्शन में. सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस. इट इज containing 1 marks. Each question containing 1 marks. So 5 into 1. Section B is 2 into 2. 2 questions in section B and it's contain 2 marks. So total marks is 4. Question C is contain again 2 questions, but each question is 3 marks. And question D is again 2 questions and question contain 5 marks. So this way 27 marks are divided in all questions. So student, first thing you just keep in your mind, it is about length of questions and quality of questions or peculiarity point of questions. So 3 points you have just keep in your mind. Question 1 marks questions, it is 1 word or 1 line questions. You write paragraph. So in 1 marks question there is no need of paragraph. If you will write in paragraph, so you will less marks. You will get less marks because paragraph not required. Understood, students? And question 2, it should be lengthy as compared to question section A. सेक्शन A यदि आपने 1 वर्ड है तो वो 1 वर्ड में आना चाहिए. सेक्शन 2 में यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए. उससे आप जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है. क्वेश्चंस में यदि डिस्क्रिप्शंस है और डायग्राम नहीं भी दिया है तो आप डायग्राम उसमें दे सकते हो, क्योंकि इट इज़ क्वेश्चंस रिक्वायर्ड डायग्राम. जो आंसर है उसमें डायग्राम की रिक्वायरमेंट यदि है तो आप डायग्राम बनाओगे. ठीक है. 3 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, उसमें डिस्क्रिप्शन से ही है. ये नहीं कि 1 लाइन लिख के छोड़ दिया है. जिसने इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर करे हैं उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे या लेस मार्क्स हो जाएंगे. जहाँ जितने वर्ड की रिक्वायरमेंट है उतने ही वर्ड का आंसर होना चाहिए, जैसा अमूमन क्लास 9th के बच्चों ने किया है. ओवरऑल जो मेरे पास क्वेरीज आई है वो इसी के बेस पर आई है कि आप लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर अप्रोप्रिएट नहीं दिए हैं. जितने वर्ड की रिक्वायरमेंट है उतने ही वर्ड आना चाहिए. क्लियर स्टूडेंट? अब क्वेश्चन सी एंड क्वेश्चन डी ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और इनमें आपको थोड़ा डिटेल लिखना है. अब देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स दे हैव राइट लेस, बहुत ही कम लिखा है इन सेक्शन डी, जबकि सेक्शन डी बेसिकली किस पे बेस्ड है? पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन बेस्ड है. क्लियर स्टूडेंट? लाइक क्वेश्चन 13 मेक अ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जितना आपने जैसे मेक अ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, प्लांट सेल या एनिमल सेल का आपको डायग्राम बनाना है. ठीक है. पूरा बिल्कुल डिटेल डायग्राम बनाना है और उसमें कोई 5 लेबलिंग आपको करके और उसके फंक्शंस करने हैं. ठीक है. तो ये जितना क्वेश्चंस में दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. आप ये नहीं सोचोगे कि आपने पूरा डिस्क्राइब कर दिया एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक, किसी सोर्स से कॉपी कर लिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. क्वेश्चंस रीड करिए प्रॉपरली और उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर दीजिए, क्योंकि मार्क्स उसके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे और यही CBSE का पैटर्न होता है. क्लियर स्टूडेंट? जैसे 13 क्वेश्चंस में हम आपको बता रहे हैं मेक अ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. डायग्राम ड्रॉ करने का 1 मार्क्स. ठीक है. उसमें जो आप 5 लेबलिंग करोगे उसके
डायग्राम ड्रॉ करने का 1.5 मार्क्स, उसमें जो 5 लेबलिंग करोगे उसके हो गए आपके 1 मार्क्स, तो कितना होगा 2.5, और 2.5 उसके फंक्शंस के हो गए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को स्प्लिट करके उसका आंसर देना है। लाइक क्वेश्चन 12 है तो क्वेश्चन 12 में 3 पॉइंट्स दे, तो हर जो है नियर अबाउट 1.5 का है, और नीट एंड क्लीन पर 1/2 मार्क्स है। तो इस पर आपको लिखना है, राइट अ फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के कम से कम 3 फंक्शंस आने चाहिए, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपका था मॉरल बेस्ड क्वेश्चन आंसर, योर टीचर्स टॉट वाला। इसमें क्या था कि एक आपको एक समरी दी हुई है और एक कंडीशंस दी गई, उस कंडीशंस को जो क्वेरीज आती है उसको आप कैसे सॉल्व करते हो। तो व्हाट एडवांटेज डू प्लांट्स गेट बाय हैविंग डेड सेल मोस्टली। प्लांट सेल में यदि डेड सेल्स है तो उससे प्लांट्स को क्या क्या उसको बेनिफिट है। तो ये बेनिफिट आपने डेड सेल्स का पढ़ा हुआ है प्लांट टिश्यूज में, तो प्लांट टिश्यूज से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें कोई भी आपको आंसर्स उससे रिलेटेड नहीं देना है। ये आपका आंसर कैसे बेस्ड है, ये एक टॉपिक बेस्ड आंसर है, क्लियर। लेकिन आपको वो मॉरल वैल्यूज के फॉर्म पर दिया हुआ है। वाई शुड बी प्रोटेक्ट ट्रीज, ये ट्री क्यों प्रोटेक्ट करना है, ये आपका कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। व्हाट वैल्यू शोन बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स की इसमें कौन सी वैल्यू शो हो रही है, क्यूरियोसिटी हो रही है। ठीक है, कुछ नॉलेज गेन करने का क्यूरियोसिटी, तो बेसिकली क्यूरियोसिटी और नॉलेज गेन करने से रिलेटेड आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपका बुक बेस्ड आंसर नहीं है, ये आपके कॉमन सेंस बेस्ड आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चंस पेपर में आप लोग ध्यान रखोगे और उसी के अकॉर्डिंग ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाइड फॉलोइंग फिगर। इसमें एक फिगर दिया हुआ था, फिगर में ए बी 2 लेबलिंग करनी थी, और एक क्वेश्चन था डिस्क्राइब व्हाट इज दिस फिगर, है ना। डिस्क्राइब न्यूरॉन सेल, सॉरी उसमें क्या था, आइडेंटिफाइंग फॉलोइंग फिगर। तो 3 क्वेश्चंस होगा। आइडेंटिफाइंग फॉलोइंग फिगर, तो आपको बताने है कि किसका फिगर है। क्वेश्चन ए में लेबल ए करना है, लेबल बी करना है। लेबल बी न्यूक्लियस से टच नहीं कर रहा है, न्यूक्लियस से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो जिसने भी न्यूक्लियस लिखा है उसका वो रॉन्ग है। तो आपकी क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं आने चाहिए, मैम मैंने न्यूक्लियस लिखा वो सही है, नो इट इज़ रॉन्ग। यदि न्यूक्लियस को टच करते हुए एरो होता तो न्यूक्लियस सही था। ठीक है, सम स्टूडेंट्स की क्वायरीज है कि मैम मैंने क्वेश्चंस फिगर बनाया था बट फिगर उसमें नहीं हुआ है। तो बेटा ये आप लोगों की मिस्टेक है, या कंप्यूटर में उस समय पर नेट नहीं होगा, या आपने उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं किया होगा। उसने शो कर दिया होगा बट आपने उसको दूसरी बार नहीं देखा। तो इन सब चीज़ों से आपको ये सीखना है कि वर्क जब परफेक्ट हो तभी आप ओके करोगे, अदरवाइज आप उसको रिपीट करके देखोगे। और 10 मिनट का टाइम आपको रखना है, 10 मिनट पहले पेपर ख़त्म होना चाहिए, जिसमें एक बार आप सब क्वेश्चंस के सबमिशंस एक बार चेक कर सको। और ये बेनिफिट आपको अल्टीमेटली आगे के भी एग्ज़ाम्स में होगा। इवन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स करोगे तब भी इस तरीके की मिस्टेक आपकी कम से कम होगी, क्योंकि इसमें आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हो कि मैंने किया था। ठीक है, मेरे आंसर शीट में जो भी मुझे आंसर मिलेगा मैं उसी को ही चेक करूँगी, उसी पे ही नंबर दूंगी। मुझे पता है कि आप झूठ नहीं बोल रहे, आपने उसने सबमिट किया होगा, बट बेटा हमारे उसमें नहीं आया है। हमारे आंसर शीट में मैंने जब आंसर शीट चेक करी तो उसमें वो क्वेश्चन नहीं था, और जो रहेगा उस पर ही आंसर मिलेगा। तो आई थिंक कि ऑल यू हैव अंडरस्टूड व्हाट्स प्रॉब्लम कमिंग इन दिस टाइप ऑफ ऑनलाइन एग्जाम्स एंड हाउ टू रिमूव इट। ओके स्टूडेंट्स, सो जो भी क्वेरी आपकी होगी वो हमारे पर्सनल नंबर पर आप डालोगे, एंड देन वीडियोस के थ्रू मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी विल अगेन गोइंग ऑन इन अवर टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है मीन्स ऑफ स्प्रेड। अब मीन्स ऑफ स्प्रेड आई थिंक नियर अबाउट 15 डेज़ के बाद आपके, और 20 डेज़ के बाद आई थिंक आपकी क्लास हो रही है। तो शायद आपको अभी कॉन्टैक्ट्स टॉपिक भी नहीं पता होगा,
तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। दिस इज चैप्टर 13, वाई डू वी फॉल इल। वाई डू वी फॉल इल में आपने इन्फेक्शियस डिजीज रीड किया, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एंड इट्स कॉजेज, एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज, कॉज ऑफ डिजीज, इन्फेक्शंस एंड नॉन इन्फेक्शन डिजीज, ठीक है। फिर इसका बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज हो गई, वायरल डिजीज हो गई, प्लाज्मोडियम बेस्ड डिजीज हो गई, ठीक है। और इसके बाद इंसेक्ट्स बेस्ड डिजीज़ हो गई। तो ये सब डिजीज़ भी आपने रीड कर चुके हैं और इसके बेस पर जो क्वेश्चन आंसर आपको मिल चुके हैं। नाउ टुडेज टॉपिक इज मीन्स ऑफ स्प्रेड। क्या है मीन्स ऑफ स्प्रेड? इट इज़ 13.32 13.32। इस टॉपिक में आपको ये रीड करना है कि डिजीज़ किस तरीके से स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं, ठीक है। तो इन दिस डिजीज़, हाउ टू इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड, मैनी माइक्रोबियल एजेंट्स, इसमें बहुत सारे एजेंट्स वर्क करते हैं। मैनी माइक्रोबियल एजेंट्स कैन कॉमनली मूव फ्रॉम affected person to someone else in variety of ways। बहुत सारे affected person से बहुत सारे तरीक़ों से डिजीज़ जो है फैलती है। इन अदर वर्ड दे कैन बी कम्युनिकेटेड, और जो इस तरीके से फैलती है उसको कम्युनिकेटेड डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। एक हेल्दी पर्सन से की ओर, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की ओर यदि डिजीज़ जा रही है, दिस इज़ कॉल्ड एज कम्युनिकेटेड डिजीज़, ठीक है। कम्युनिकेटेड डिजीज़ और इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गई। सच डिजीज़ कॉजेज माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू द एयर, और ये डिजीज़ माइक्रोब्स के थ्रू ही फैलती है। किसके थ्रू? माइक्रोब्स के थ्रू। इट कैन बी स्प्रेडेड थ्रू एयर, एयर के थ्रू जो भी डिजीज़ आएगी उसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्टेड होगा। वाटर के थ्रू जो जा रही है उसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, इन टेकिंग ऑफ फूड के थ्रू जा रही, जो डिटोरेटेड फूड के थ्रू जा रही है, उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से वो डिजीज़ और वो माइक्रोब्स बॉडी में एंटर होगा। सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू द एयर, दिस ऑकर थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन who sneezed or coughed. Someone standing close to by breathe in their droplets and the microbes get a chance to start a new functions। जैसे ही ब्रीथिंग के थ्रू कोई ड्रॉपलेट्स या कफ के थ्रू माइक्रोब्स, ठीक है, रेस्पिरेशन सिस्टम के थ्रू और इनहेलिंग और एक्सेलिंग के थ्रू, इनहेलिंग के थ्रू जब बॉडी में एंटर होता है तो बॉडी को चांस मिल जाता है न्यू इन्फेक्शंस क्रिएट करने का, ठीक। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीज स्प्रेड थ्रू इन द एयर आर कॉमन कोल्ड। तो ये कौन कौन सी बेसिकली डिजीज हैं? इट इज कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। We all have had experience to sitting near someone suffering from a cold and catching it ourselves। ये अक्सर होता है कि हम ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के साथ यदि बैठते हैं तो we are also involved in it। Obviously, the more crowded our living conditions are, more likely it is, and such airborne disease will be spreaded। ये एक फिगर इसमें दिया हुआ है, इस फिगर को देखो। 12.2 एयर ट्रांसमिटेड डिजीज आर ईजियर टू कैच द क्लोजर्स। एयर ट्रांसमिटेड डिजीज जो हमारे क्लोजर्स होते हैं वो ईजिली कैच कर लेते हैं। इन क्लोज्ड एरिया ड्रॉपलेट्स, लाइक ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन जब स्नीजिंग के थ्रू कोई उसके ड्रॉपलेट्स गिरते हैं तो नियर अबाउट 2 mm के उसमें 4 mm के बीच में, और कुछ जो है वेंटिलेशंस के थ्रू एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाती है एयरबॉर्न डिजीज़ कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर। अब दूसरी जो वाटर के थ्रू डिजीज़ हो रही, तो देयर आर 3 होगा, एक वाटर के थ्रू, एक कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू,
एक एयर के थ्रू, एक कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। क्लियर? डिजीज कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर. This occur if the excreta from someone suffering from an infectious gut disease such are chlorella. तो जो वाटर के थ्रू होने वाला डिजीज है वो क्या है? क्लोरेला. तो आपको इस तरीके से डिजीज दो तरीके से पढ़नी है, एक मोड ऑफ ट्रांसमिशंस के थ्रू और एक इन पैथोजेंस के थ्रू. पैथोजेनिक डिजीज, पैथोजेनिक डिजीज में कॉमन पैथोजेनिक डिजीज़ है जिनके मोड ऑफ इन्फेक्शंस जो है सेम हो सकते हैं. ठीक है? तो ये नहीं कहोगे कि बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये तो वायरल डिजीज़ है, ये तो वाटर के थ्रू हो रही है. ये कुछ वाटर के थ्रू होने वाली बैक्टीरियल डिजीज़ भी हो सकती है, वायरल डिजीज़ भी हो सकती है. क्लियर स्टूडेंट? तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है? तो सेकेंड जो डिजीज़ है वो किसके थ्रू जा रही है? वो वाटर के थ्रू थी. ठीक है? वाटर के थ्रू जो डिजीज़ हो रही है वो हो गई क्लोरेला. क्लियर? इसके बाद वो ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू हो रही है. देन कुछ डिजीज़ जो है वो सेक्सुअल एक्ट्स के थ्रू होती है. इट इज़ क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू. जो क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हो रही है, दिस इज़ एड्स. ये वायरल डिजीज़ है और दिस इज़ कॉल्ड एज एड्स. क्या है वो? एड्स के थ्रू हो रही. एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ये वायरस है जो कि ब्लड टू ब्लड एंटर होता है. तो यह इन्फेक्टेड निडल्स यूज़ करने पर, ठीक है, या सलाइवा के थ्रू या फिजिकल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू. क्लियर? इसके बाद आता है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस. ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक. तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो चाहिए. ऑर्गन स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके इफेक्ट करती है, और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. सो दिस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी थ्रू दिस डिफरेंट मीन्स. वेयर डू दे गो देन? अब जो हमारी बॉडी में जो माइक्रोब्स एंटर हुए या इन्फेक्टेड पर्सन में जो माइक्रोब्स एंटर हुए वो बेसिकली किस ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? द बॉडी इज़ वेरी लार्ज एंड कंपेयर टू द माइक्रोब्स. क्योंकि वो माइक्रोब्स कहाँ पे जाकर अटैक करेंगे, कहाँ उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी. सो देयर आर सो मैनी पॉसिबल प्लेसेस इन आवर बॉडी. इट इज़ ऑर्गन, इट मे बी टिश्यू, और जहाँ वो जा सकते हैं. डू ऑल माइक्रोब्स गो इन द सेम टिश्यू और ऑर्गन? क्या सब माइक्रोब्स एक ही टिश्यूज या ऑर्गन पर जाएंगे, और दे गो इन डिफरेंट वंस, या वो डिफरेंट प्लेस पर जाएंगे? सो डिफरेंट स्पीशीज माइक्रोब सीम्स टू हैव इन्वॉल्व टू होम इन ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो ये डिफरेंट माइक्रोब्स का जो सुटेबल कंडीशंस होती है वो डिफरेंट ऑर्गन होते, कभी भी सेम ऑर्गन नहीं होते हैं. ठीक है बेटा? ना सेम टिश्यूज होंगे. इसलिए अपनी कंडीशंस और अपनी फेवरेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग माइक्रोब्स मूव करते हैं. Different species of microbes seems to have evolved to home in or different parts of the body. In parts, the section is connected to their points of entry. और ये पता चलता है कि कहाँ से उनकी एंट्री हो रही है. जिस जगह से उनकी एंट्री होगी उनका सुटेबल प्लेस भी वहीं मिलेगा. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जिसकी एंट्री हो रही है ओबियसली वो लंग्स पे जाएगा, वो स्टमक पे नहीं जा सकता है. जो थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, माउथ के थ्रू जिनकी एंट्री हो रही है ओबियसली वो किस पे जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे नहीं. ब्लड के थ्रू हो रहा होगा तो वो बॉडी के किसी भी ऑर्गन पर जाएगा. तो ये डिपेंड करता है कि उस माइक्रोब्स की सुटेबल कंडीशंस कहाँ हैं. दिस सिलेक्शंस इज कनेक्टेड टू their point of entry. If they enter from the air by nose, they are likely to be go lungs, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हैं. This is seems in the bacterial causing tuberculosis. If they enter through the mouth, they can stay in gut. Tuberculosis में कहाँ से जा रहे हैं? वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से एंटर कहाँ से हो रहा है? बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस. इफ दे एंटर थ्रू द माउथ दे कैन स्टे इन गट लाइनिंग लाइक टाइफाइड. ठीक है? जैसे टाइफाइड का जो माइक्रोब्स है वो गट के थ्रू जा रहा है. ठीक है? माउथ के थ्रू जा रहा है, तो गट पर वो
इफेक्ट करेगा, क्लियर। और दे कैन गो टू द लिवर, और वो अंत में लिवर पर जाएगा और वो क्या होगा, जॉइंडिस डेवलप करेगा। बट दिस इज नीड नॉट ऑलवेज बी केस एंड इन्फेक्शंस लाइक HIV, लेकिन कुछ ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता, मोस्टली केस में यही होता, बट वो हमेशा पॉसिबल नहीं है। अब एक एग्जांपल्स लिया है HIV वायरस जो है, HIV, ठीक है ना, HIV वायरस दिस दैट कम इनटू द बॉडी थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन, ये किसके थ्रू जा रहा है, सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू जा रहा है। विल स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स ऑल ओवर द बॉडी, तो ये जो है लिम्फ नोड्स पर, जो बॉडी के चारों तरफ है लिम्फ नोड्स फैले हुए हैं, ये एक प्रकार का आपका कनेक्टिव टिश्यूज़ है, समझ में आया, दो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ब्लड एंड लिम्फ, तो लिम्फ नोड्स भी बने होते हैं और लिम्फ नोड्स पे ये जाते हैं। विल स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स, और उससे ऑल ओवर बॉडी पर ये स्प्रेड हो जाते हैं, क्लियर। तो लिम्फ नोड्स एक प्रकार से कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और लिम्फ फॉर्मेशन करता है, और लिम्फ का और ब्लड का सर्कुलेशन पूरा बॉडी में होता है, जिससे पूरी बॉडी को ब्लड मिलता है। तो वो HIV जो है ब्लड के थ्रू पूरे लिम्फ नोड्स पर सफ़र करेगा और लिम्फ नोड्स को डिस्टर्ब करेगा, जिससे कि इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी, क्लियर। बट दिस सो दिस इज़ द बेसिकली ये क्या है, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक, क्लियर स्टूडेंट। द वायरस कॉजिंग Japanese encephalitis or brain fever will similarly enter through the mosquito bite, but it goes to the infected the brain. अब एक ब्रेन जो डिजीज़ को डेवलप कर रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है, ब्रेन पे कैसे जा रहा है, मॉस्किटो बाइट उस पर लेता है, मॉस्किटो बाइट हुआ और मॉस्किटो बाइट ने अपना इन्फेक्शंस उसमें ह्यूमन ब्लड पर छोड़ा और ब्लड के थ्रू वो किस पे गया, ब्रेन पर। तो ब्लड के थ्रू जो डिजीज़ डेवलप होंगी वो ऑल ओवर बॉडी में डेवलप हो सकती हैं। द सिग्नल एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज विल दस डिपेंड्स ऑन टिश्यूज़ और ऑर्गन विच आर माइक्रोब्स टारगेट, और इसीलिए कुछ जो सिम्टम्स है वो पर्टिकुलर ऑर्गन पे ही शो होते हैं, समझ में आया, क्योंकि वो ऑर्गन और टिश्यू टारगेटिव माइक्रोब्स होते हैं। If the lungs are the target, the symptoms will be cough and breathlessness. तो आपको सिम्टम्स से ही पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन क्या है, क्लियर। यदि क्या हो रहा है, ब्रीथलेसनेस हो रही है, क्लियर, कफ की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो डॉक्टर और कॉमन सेंस में वो कॉमन पर्सन भी समझ जाएगा कि इट इज़ रिलेटेड टू देयर लंग्स, क्लियर। इफ़ लिवर इज टारगेट देयर विल बी जॉइंडिस, यदि जॉइंडिस हो रहा है तो टारगेट हमारा लिवर है, क्लियर। यदि ब्रेन टारगेट है, यदि ब्रेन डिजीज हो रही है तो हेडिक शुरू हो जाएगा, यदि ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हेडिक, यदि किसी का हेडिक हो रहा है तो वो ये नहीं कह सकता है कि मुझे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम है या हमारे लंग्स में प्रॉब्लम है, क्लियर स्टूडेंट। सो दिस इज़ द कॉमन वे हाउ टू doctors are understood their symptoms. According their symptoms, doctor diagnose what will be targetive organs. We can imagine that all symptoms and sign of the infections will be, and we know the target cause or tissues and function that are carried out by this tissue or organ. और इस तरीके से टिश्यू और ऑर्गन्स के सिम्टम्स आइडेंटिफाइड हो सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज organ specific and tissue specific system. Now in next videos I will discuss principles of treatment. डॉक्टर बेसिकली कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, हमको दवाई देते समय या इन्फेक्टेड पर्सन को मेडिसिन देते समय कौन से प्रिंसिपल डॉक्टर मोस्टली फॉलो करते हैं। आई थिंक स्टूडेंट यू हैव क्लियर all concept of this videos. I hope you understood very well. Okay student, thanks and have a nice day.